प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, इसीलिए हिंदुस्तान को गोल्डन कंट्री करार दिया गया है। सोने की चिड़िया कहा करते थे अंग्रेज़। यहाँ पर वाटर बॉडीज़ इतने बेहतरीन हैं, इसीलिए हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पे होता है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। जो वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, वाटर बॉडीज को एनक्रोच कर दिया जा रहा है और वाटर बॉडीज कहीं पर कम हो रही हैं तो कहीं पे ख़त्म हो रही हैं। ठीक उसी तरह हैदराबाद में दो बड़े लेक्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स, जो कि पीने के पानी के लिए बनाए गए थे, उस्मान सागर और हिमायत सागर। यहाँ पर भी पहले जितना पानी आता था उतना पानी नहीं आ रहा है। वजह ये कि उसके कैचमेंट एरियाज़ पर कब्ज़े हो गए हैं और उसका एफटीएल लेवल भी तंग कर दिया गया है। इसके खिलाफ बहुत सारे एनजीओज़ लड़ रहे हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम आता है सेव आवर अर्बन लेक्स। सेव आवर अर्बन लेक्स काफ़ी जो है लेक्स के ऊपर जो है आवाज़ उठाए हैं एनक्रोचमेंट के ऊपर। तो हम आज सेव आवर अर्बन लेक्स के को कन्वेनर जनाब ठाकुर राजकुमार सिंह साहब से बात करेंगे, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और फॉर ए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ये काम करते हैं इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए। इसके अलावा ये फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल। जहाँ पर भी कंज्यूमर्स के मामले में धोखाधड़ी होती है, वहाँ पर भी ये फाइट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फाइटर हैं। इन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर के लिए भी लड़ा है और लड़ाई इनकी जारी है। आइए बात करते हैं ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नमस्कार सब लोगों को, अभी चैनल वालों को, दर्शक को, सबको नमस्कार। सर, आप क्या ये जो उस्मान सागर और हिमायत सागर के जो एनक्रोचमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, लेक्स को खराब किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई आपकी कब से है? इस लड़ाई से पहले एक छोटा सा करेक्शन चाहूंगा। मैं जी, सेवर अर्बन लेक सा 2012 में मैं कन्वेनर रह चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद में मेरे बाद में कई लोग कन्वेनर बने। कन्वेनर के बाद में मैं सीनियर मेंबर जैसा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। और जब मैं सोल ज्वाइन करा था 2008-2009 के टाइम पे एज ए मेंबर हुँ, सोल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है, 200-250 एनजीओस का एक प्लेटफॉर्म है, हुँ। जिसका मेन काम ये था सेव आवर अर्बन लेक्स। 200 एंड एनजीओस। 200 से 250 एनजीओस काम करते हैं इसके अंदर। ओके, तो हमारा भी एक एनजीओ है, पार्ट ऑफ द सोल का है। सोल इज ए प्लेटफॉर्म, बस तालाबों को बचाना, बस हमारा एक ही जी, एक मकसद, तो हैदराबाद के तालाबों को बचाना। राइट। ये करते 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 हम फिर जो भी नॉलेज आया, जो भी ये तालाबों के ऊपर नॉलेज, ओरिजिनली हमारा ह्यूमन राइट्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, 2004 से हम यही करते आए हैं। और जब ये हम सोल ज्वाइन करें, तब से हम पानी के ऊपर हम लड़ना चालू करें। ठीक। तो फंडामेंटल राइट हमारा है क्लीन वाटर। वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। जो पानी हमारे को देना है, वो सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि हम पानी नहीं देते, अगर कोई भी आपको पानी पूछे, आप नहीं दिया, आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। हुँ, ऐसे तगड़े कानून थे हमारे पास। जी, ये GO111 के ऊपर मेरी जंग शुरू हुई 2016, 2015 और 2016 में। हमारी एक जमीन है पटानचरू में, जो सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड थी, वो सरकार आउटर रिंग रोड के लिए लैंड एक्विजिशन कर ली। हुँ, और ये जमीन लेकर 1 एकड़ जमीन को 400 गज का प्लॉट हमारे को क्या करे, शमशाबाद एरिया में एयरपोर्ट सिटी के नाम के एरिया इलाके में हमारे को एक प्लॉट दे दिए। हुँ, सब्सिक्वेंटली हम लोग क्या करें, ये 2010 की बात है। 2016 में हम जाके 15 में जाके परमिशन लेना ना, चलो प्लॉट आया, हमारे को कुछ घर बनाना है, किराए को देंगे तो रहेंगे, कुछ तो सोच के राइट। हम गए थे बिल्डिंग परमिशन के लिए शमशाबाद ग्राम पंचायती को। हुँ, जब ग्राम पंचायती में गए हम परमिशन मांगने के लिए, इसका एप्लीकेशन के लिए पूरी तैयारी के साथ जब पेपर पकड़ के गए, जब पता चला कि ये पूरा प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा। हुँ, अरे वाह, ये क्या, ये कैसी बात हुई? सरकार एक हाथ से हमारे को प्लॉट दी, ये तो हम कहीं से रियल्टर से, रियल एस्टेट वाले से नहीं खरीदे हम, हुँ, बिल्कुल सरकार दी है।
साहब आप कुछ भी कर लो, आपको परमिशन नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक है, सरपंच साहब से मिलो, वो फीस फिक्स कर दे, वो पैसे उनको दे दो इलीगली, आप जाके आप घर बना लो, आप 2 मंजिला 3 मंजिला अपार्टमेंट बना दो, कुछ भी बना लो, सरपंच साहब की फीस रहती है, वो फीस दे देना। कितना बताओ, एक पर फ्लोर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आप चार्ज करते, उनको दे दो, मतलब उसका कुछ बिल विल मिलता क्या? नहीं मिलता। तो क्यों इसका परमिशन नहीं मिलता? तो जब आया G.O.111 का, इससे पहले थोड़ा नॉलेज था G.O.111 के ऊपर, पर जब एकदम साफ हो गया क्या, वहां से हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना चालू करा। असल ये G.O.111 है कहाँ, ये आया क्यों, ये शुरू किधर से हुआ? ये हिमायत सागर, उस्मान सागर जो तालाब है, ये फंडामेंटली ये पीने के पानी के लिए नहीं बने गए, ये पीने के पानी के तालाब नहीं है, ये बाद में उनको ऐसा बनवा दिया गया। एक्चुअली अब हुआ ये बात। हैदराबाद, मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद को जब हम निजाम के टाइम पे, उससे पहले कुतुब शाही से बनाए थे, हुसैन सागर को पीने का पानी का तालाब बनाए थे। अच्छा। और मूसी से लेकर अफजलगंज से होते हुए ये हुसैन सागर भरने के लिए एक नाला बना के 4 साल पकड़ा वो है हुसैन सागर को भरने के लिए पानी का। तो हमारा हैदराबाद का ओरिजिनल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, वो है हुसैन सागर। अच्छा। हिमायत सागर और उस्मान सागर नहीं। तो ये हिमायत सागर उस्मान सागर कहाँ से है? मेरी दादी, मेरे डैड पिताजी के माँ, ये रहते थे बड़ी चौड़ी, सुल्तान बाजार, आप जानते हैं सुल्तान बाजार, बड़ी चौड़ी में बहुत बड़ा दीवान था उनका। हमारे दादाजी वो पूरे उसमें थे, निजाम गवर्नमेंट में रेवेन्यू में थे, तो बहुत बड़ा इलाका था। हमारे दादी बोलते थे हैदराबाद में, राजन हैदराबाद में बहुत बड़ा तूफान बाढ़ आया था, बाढ़ आए तो कई लोग, हजारों में लोग मर गए, 30-40 हजार लोग मर गए। बोला हैदराबाद में पानी है क्या, बाढ़ नदी है क्या बाढ़ आने के लिए? तो बोलते थे मूसी नदी है। मूसी नदी तो गड़े के अंदर है, ऊपर कहाँ से है, इतना ऊपर कहाँ से है? नहीं, बहुत बड़ा है नुकसान हुआ। तो मेरे को आज भी वो जहन में है, वो 103 साल 104 साल लोगों के गुजर गए, मगर ये बात मेरे जहन में थी। तो मतलब बाढ़ आया क्यों, इतने लोग मर गए, फिर उसके बाद में 1908 के बाद फिर आज तक बाढ़ क्यों नहीं आया? तो इसके ऊपर एक स्टडी करना चालू करा, क्योंकि कोई भी केस डालने से पहले उसका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कब क्यों, ये इसका रिसर्च करना चालू करा, सोल्व भी करे, हम लोग भी करें। ओरिजिनली 1908 में जब यहाँ पे बाढ़ आया, एक साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में शुरू होके ये हमारा मछलीपट्टनम के पास शोर पार करा, मछलीपट्टनम विजयवाड़ा के पास, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहां से क्या होगा, ये जमीन पे आ गया। जमीन पे आते ही लो प्रेशर डिप्रेशन में था। तो वो था अगस्त सितंबर का महीना, वहां से होते हुए ये साइक्लोन सीधा हैदराबाद के ऊपर आके ठहरा, डिप्रेशन हैदराबाद के ऊपर आके क्लाउड बस्ट हुआ। मतलब अंदाजा लगाइए, उस जमाने में जून जुलाई में, जून मिर्क के बाद, आप मृगशिरा कार्तिक बोलते हैं, ये मिर्क के बाद में बारिशें चालू हो जाते। तो जून जुलाई में क्या हो गया, बारिश जम के हो गए, सारे तालाब भर गए। और ये जो साइक्लोन आने के बाद में ये सीधा आके अपने हैदराबाद के पास, ये राजेंद्र नगर एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ, ये विकाराबाद ये साइड में क्लाउड बस्ट हुआ। मतलब क्लाउड बस्ट मतलब एक साथ भारी बारिश, एक मेरे ख्याल से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एक साथ हो गया, मतलब 1 घंटे के अंदर इतना बड़ा फ्लड हुआ। तब क्या हो गया, एक डैम था हमारे उस जमाने में, मूसी नदी के साथ एक नदी और एक बहती है, मूसा नदी में मिट्टी का डैम हुआ करता था। ये मिट्टी का डैम बस्ट हो गया। जैसे ही मिट्टी का डैम बस्ट हुआ, ये पानी पूरा सीधा मूसी के ऊपर से होते हुए हिमायत सागर उस्मान सागर दोनों बह के ऊपर से आया। यहाँ पे हिमायत सागर उस्मान सागर थे नहीं उस जमाने में, यहाँ से पानी पूरा शहर में आ गया। और ये जो उस्मानिया हॉस्पिटल के बाजू से ये पूरा जो भी ये फ्लोइंग एरिया है, दोनों साइड पुराने शहर और इस तरफ सुल्तान बाजार, इस साइड पूरा पानी भर गया। कई दिनों तक पानी में डूबा हुआ था, कई लोग इसमें हताहत हुए और कई लोग इसमें मर गए। ठीक। उस टाइम पे क्या हो गया, हमारे निजाम ने क्या किया, ये बाढ़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हो सकता फिर होता बोलकर उस जमाने के मशहूर इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में काम कर रहे थे, उनको इन्होंने यहाँ हैदराबाद को बुला के बोले, ये मेरे को ये फ्लड का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एक बार आया, इससे जान माल का बहुत नुकसान हुआ, इसमें मेरे को फ्लड मैनेजमेंट के लिए इसके भी चाहिए। एट द सेम टाइम ये हमारे दूसरे पर्पस, प्रायोरिटी नंबर 1 फ्लड मैनेजमेंट, प्रायोरिटी नंबर 2 हमारा पीने का पानी, तीसरा एग्रीकल्चर, ये 3 भी अगर मैनेज हो गए तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सर्वे हुआ, एक 10 साल तक इसके ऊपर सर्वे होने के बाद में सर विश्वेश्वरैया जी ने क्या कहा,
एक मास्टर प्लान लिख के आए। उन्होंने बोले यहाँ पर ये मूसा डैम तो बस्ट हो गया, हिमायत सागर उस्मान सागर नाम के 2 यहाँ पर डैम बनाएंगे और इसके साथ साथ हैदराबाद में कई छोटे छोटे तालाब बनाएंगे। तो इसका और क्या बोलते हैं इसको, चेन लिंक वाटर बॉडीज, मतलब तेलुगु में गुलसुकट्टू చెరువులు बोलते हैं, मतलब एक तालाब को दूसरे तालाब को लिंक रहता। समझो एक एक टैंक भर गया, एक तालाब भर गया, तो उसका जो अलगू होता है ना, उसके ऊपर से पानी कूद के दूसरे तालाब में जाता, तो ये कनेक्टिविटी रहती थी। तो ऐसा प्लान करके इसको एस्टैब्लिश 1930 तक इसको क्या करे सक्सेसफुली ये 2 तालाब बना दिए। ये 2 तालाब बनाने के बाद में कनेक्टिंग कई तालाब और भी बना दिए। इससे क्या हो गया, फ्लड मैनेजमेंट। और अब मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, ये तालाबों की ये आर्टिफिशियल तालाब है, इसकी बहुत बड़ी खासियत एक है। उस जमाने में एक कैलकुलेशन किया गया था, 1908 में जो बारिश हुई उससे अगर 3 गुना ज्यादा बारिश भी हुई ना, तो ये 2 वाटर बॉडी संभालते थे। मतलब उस जमाने में कैलकुलेशन लेके चले, इसके अगर 3 गुना चला तो चलो, अगर हम गाड़ी पे जा रहे तो 2 आदमी को स्टैंडर्ड ये है, अगर तीसरा आदमी बैठ गया तो गाड़ी रुकती नहीं, तो उसका कैलकुलेशन ये होता है 3 आदमी बैठ गए तो गाड़ी लेके जाएगी। तो ऐसा कैलकुलेट करके, वो इंजीनियर थे, बड़े इंजीनियर थे, कैलकुलेट करके ये 2 तालाब बनाए। फर्स्ट ये क्या हो गया, फ्लड को मैनेज करने के लिए। इसके बाद 6 बार भारी बारिश हुई, 6 बार हेवी रेनफॉल, 6 बार बाढ़ आया, मगर उसके बाद के 6-7 बार कभी भी हैदराबाद सिटी डूबा नहीं, मगर गए 100 साल एक बार डूबा। दूसरी इसकी और एक खासियत है, अब ये हो गई फ्लड मैनेजमेंट, और दूसरा मेजर इश्यू है इसका पीने का पानी का। अब देखेंगे सारी दुनिया में, मैं दुनिया के बारे में तो नहीं पता नहीं, मगर सारे एशिया में इतना यूनिक ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इतना यूनिक सिस्टम कहीं नहीं। क्योंकि अगर आप गंडी पेट का तालाब का अगर नल खोलते, वॉल ओपन करते, आपको आसिफ नगर से पानी होते हुए पूरे ओल्ड सिटी और इस तरफ सुल्तान बाजार के एरिया और इस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको यहाँ अमीरपेट तक ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको 1 यूनिट करंट की खर्चे की जरूरत ही नहीं। मतलब जीरो कार्बन बताते ना, आज ये लोग बोलते हैं जीरो कार्बन। हमने आज से 100 साल पहले जीरो कार्बन बता दिया ये पानी के वजह से। बारिश पड़ती थी, ये विकाराबाद और जंगलों से जो बारिश होती, वो ये सारे वो पानी में, ये वो पानी यहाँ कलेक्ट होता था और वो सारा पानी हैदराबाद को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता था। और इसकी और एक खासियत ये है, 1 साल अगर बारिश हुई तो 2 सीजन आपको 2 साल तक ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता था। इतनी बेहतरीन इसकी कैपेसिटी और इतनी बेहतरीन इसका डिजाइन था। तो ये होने के बाद में क्या हो गया, आप और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, आजकल इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, तो इसका और एक रीजन हमने रिसर्च में ये पता करा, ये यहाँ पर ऊपर इसका कैचमेंट एरिया दोनों तालाब का, एक का 700 एक का 800 स्क्वायर किलोमीटर है अंदाजन। तो ये 2 कैचमेंट एरियाज में कई तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ गए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स आ गए और बोरवेल्स कई आ गए। और इसके वजह से क्या हो गया, वाटर को ये लोग कैनाल जो रहते हैं ना, उसको आर्टिफिशियली बंद बना के इसको रोक के वाटर को स्टॉक करना चालू कर दिए। तो वाटर तालाब में नहीं है, जैसा वाटर क्या हो रहा, पर्कुलेट होता था, जमीन में चला जा रहा था। तो इसका और एक रीजन, जो भी कैचमेंट एरिया का पानी जिसमें आया नहीं बगैर, वो जमीन में चले जा रहा था। तो ये कुछ ऐसा चल रहा था। तो चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे सीएम थे, सीएम साहब थे, उन्होंने क्या करा, ये 96 में एक जियो निकाला, बोला 84 विलेजेस, जो भी इसके 10 किलोमीटर्स में 84 विलेजर्स में, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, ये है प्रोटेक्टेड एरियाज। ये जीवो, ये हिमायत सागर उस्मान सागर को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है बोलकर 1996 में 8 मार्च के दिन ये जीवो निकाला। तो चलो ये जीवो ये हो गया, ये चल रहा था, इसको कोई किसी ने चैलेंज नहीं किया, सब लोग, जब उतना डेवलपमेंट नहीं था 2000 के बाद से आपने को ये हाईटेक सिटी ये पूरा डेवलपमेंट होना चालू हुआ। 96 में तो कोई सोचे भी नहीं। एक आदमी रायडू साहब, प्रोफेसर रायडू साहब बोल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मास्यूटिकल या केमिकल कंपनी कुछ थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया शमशाबाद एरिया में कि मैं यहाँ पर एक कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, ये केमिकल कंपनी है। तो एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, जब एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि G.O.111 में कोई घर बनाना ही खिलाफ है, आप तो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम परमिशन नहीं देते। तो रायडू साहब क्या करे, हाई कोर्ट में, उस जमाने में एपी हाई कोर्ट को अपील करे, तो हाई कोर्ट ने इसके फेवर में ऑर्डर दिया कि रायडू साहब को बाज़ाब्ता उनकी जमीन है, उनको देना, परमिशन देना जरूरी है। इसी के ऊपर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कई लोगों को ये जानकारी नहीं। एपी पोल्यूशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की उस जमाने में, ये हुआ था 2000 की बात कर रहा हूं मैं। ओके। ये उस जमाने में एक रिट पिटीशन फाइल हुआ चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसको ये बोलते हैं कि ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस प्रोफेसर रायडू, ये बहुत फेमस केस है। इसमें क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 कमिटी लगाई, 3 कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी, एक शायद शोलापुर की, एक कोई राजस्थान के और कोई एपी के, 3 कमिटी लगा के ये G.O.111 पे इसके ऊपर 3 इंडिपेंडेंट कमिटीज अपना अपना रिपोर्ट सेपरेट देंगे बोलकर एक जबरदस्त कमिटी लगा के इसको छोड़ दिया। 2000 में इसका जजमेंट आया, सन 2000 में इसका जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, ये बेहतरीन तालाब है, ये प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इट इज ए यूनिक, ये है, ये फ्लड मैनेजमेंट के लिए है, इसको बचाना है, ये जीवों को रखना है, और ये जीवों के साथ साथ और क्या भी जो कुछ भी कर सकते हैं बचाने के लिए, हम प्रोटेक्ट करने के लिए। ये है राइडू साहब, आपको कंपनी का लाइसेंस नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, आप कंपनी नहीं लगा सकते। 2000 से लेकर 2014 तक सारे लोग इसके बारे में भूल गए। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जब कोई जजमेंट पास होता हो थोड़े दिन के बाद अगर उसको हम चैलेंज नहीं करें वो कानून बन जाता। जनरल एक लॉजिक बता रहा हूं मैं, वो कानून बन जाता। ओके। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है ना, उसको कोई 4 चैलेंज साल हो गया, वो कानून बन गया, वो एक पत्थर की लकीर बन गई। अब G.O.111 एक पत्थर का शासनम बोलते तेलुगु में, वो शासनम बन गया। इसके बाद में क्या हुआ, 2014 में केसीआर साहब आए, ये एरिया में घूमना चालू करे। अब ये एरिया में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा एरिया ये G.O.111 में आता। सब लोगों को प्रॉमिस कर दिए, हम आते ही, हुकूमत हमारी आते ही G.O.111 को हम स्क्रैप कर देंगे। और हमारे रेड्डी साहब थे वहाँ के एमपी, चेवड़ा के एमपी विश्वेश्वर रेड्डी साहब, इन्होंने मिलके दोनों ने भरपूर ये दे दिए, सब बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ आ गए। आप जानते हैं ये G.O.111 में 5 मंडल है, जैसे सब्जाबाद, मोइनाबाद, ये पूरे मंडल इसमें आते, 84 विलेजेस है, बहुत इलेक्ट्रॉली बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे विलेजेस है, पूरा अच्छा। तो ये होते होते क्या हो गया, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया। जब ये रिपोर्ट देके हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा है इसको हम अगर हम छोड़ दिए, इलेक्ट्रल प्रॉमिस है, ये सीएम साहब करे सो है, कोई ऑर्डिनरी एमएलए कर दिया होता तो कोई बड़ी ये नहीं। जैसे उन्होंने पावर में आए, हम लोग क्या करें इसके ऊपर स्टडी करके 2016 में हम लोग क्या करे, 2016 में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव करा हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल में। जैसे ही हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम एक एप्लीकेशन मूव करा, ये है 64 ऑफ 2016, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है चेन्नई में। ये पूरा डाटा इंक्लूड करते हम लोगों ने एक ये करे, उसमें एक प्रेयर लिए थे हम लोग, क्या बोलकर, ये G.O.111 एरिया में कई सारे कब्जे हो रहे, कई सारे बिल्डिंग्स बन रहे, ये परमिशन नहीं है मेरे, मैं जब पूछने गया परमिशन मेरे को नहीं दिए, मगर यहाँ से बड़े बड़े बिल्डिंगा बनते जा रहे, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कई चीज है, इसके ऊपर एक स्टडी होना, इसको रोकना बोलकर मेरा खुद का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एप्लीकेशन मूव करे हम लोग। जैसी एप्लीकेशन मूव करे, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गवर्नमेंट को, के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को एक जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी बनाओ, HMDA को, वाटर वर्क्स को बना के, असल इसमें कितने एंक्रोचमेंट्स है, कितने इलीगल बिल्डिंग्स है, इसका एक रिपोर्ट आप हमारे को दीजिए। तो भाई साहब देख के हम चौंक गए। इसमें आपको मैं एक डॉक्यूमेंट भेजा हूँ, 426 इलीगल लेआउट्स, देखिए। और ये रिपोर्ट कैसा है, सर्वे नंबर के साथ, कौन करा, किसका लेआउट है, या कितने को भेजे, बाकायदा नाम, सर्वे नंबर, गांव के नाम के साथ ये आइडेंटिफाई करे। 426 इलीगल लेआउट्स, 12,442 इलीगल बिल्डिंग्स, 12,442 इलीगल बिल्डिंग्स, और उसमें कमर्शियल देखिए अलग से 10,907 कमर्शियल बिल्डिंग्स, 99 इंडस्ट्रीज और 86 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब अंदाजा लगाइए भाई साहब, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 100 के करीब 86 तो गवर्नमेंट खुद बना के रखी है, और ये कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये पूरे कहाँ से आए बगैर ये ऑफिशियल्स के। यहाँ पे क्या हो गया, नाम के लिए परमिशन नहीं है, मगर आप पैसे दो, बैंक लोन देता, आप कमीशन दो, रिश्वत दो,
आपको वहां पे ग्राम पंचायती से सरपंच आपको परमिशन दे देता, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर कोई काम नहीं करता, रेवेन्यू वाले कोई काम नहीं करते, राजेंद्र नगर मोइनाबाद ले लो, कोई भी ले लो, वहां पे सिर्फ आप पैसे दो आपको काम मिल जाता। ऐसी हालत हो गई भाई साहब। अगर हम चांद के ऊपर भी बिल्डिंग परमिशन लगा के शमशाबाद ग्राम पंचायती में एप्लीकेशन दे देते, पैसे 2 नोट फेंक देते, तो चांद के ऊपर भी ये लोग परमिशन देने की हालत थी। इतने बुरी हालत। जब कोर्ट ने क्या करा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब स्टेट ऑफ तेलंगाना पार्टी है तो कोर्ट बोल रहा भाई साहब आप कोर्ट में आप काउंटर क्यों नहीं डाल रहे, रिपोर्ट डालिए, 700-800 पन्ने की रिपोर्ट डालिए, आप काउंटर क्यों नहीं डाल रहे। गवर्नमेंट ने एक पेनाल्टी डालने की, जब 5 करोड़ की पेनाल्टी डालने की बात कही तो इमीडिएट ये लोग जाके बोले सर हम इसके ऊपर एक कमिटी डाल रहे हैं, इसके ऊपर आपको कमिटी क्या क्यों डाल रहे हैं, नहीं ये स्टडी करके हम रिपोर्ट डालेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर एक कमिटी डाली। ये कमिटी क्या करे, ये लोग 7/12/2016 को 839 MAUD वाले, मैं आपको जीओ भी शेयर करा, एक कमिटी डाले। ये कमिटी डाल के उसमें क्या लिखते हैं लोग, एक रेफरेंस खुद ही डिक्लेयर कर लिए, बगैर किसी के एडवाइस पे खुद ही एक कमिटी डाल लिए, बगैर किसी के एडवाइस से खुद ही एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिख लिए कि इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। हिमायत सागर, उस्मान सागर की हम लोग बाहर से, उससे हम पानी नहीं ले रहे, बाहर से पानी ला रहे, गोदावरी से, कृष्णा से। इसकी आज के हालत में इनका ड्रिंकिंग वाटर, अरे भाई साहब आप पहले तो ये ड्रिंकिंग वाटर का होता ही नहीं, तो आप ड्रिंकिंग वाटर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। दूसरी बात, अल्टरनेटेड यूजेस ऑफ हिमायत सागर एंड उस्मान सागर, आपको जान के ये बहुत अचंबा हो जाएगा। साइबराबाद कमिश्नर साहब को 25 करोड़ रुपए दिए, क्या के लिए, ये गंडपेट के अतराफ वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक कहते, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक कहीं को बनाते, फेंसिंग करते तो और अच्छा रहता। वॉकिंग ट्रैक कहीं के लिए नहीं, वो टूरिस्ट कहीं का, टूरिस्ट कहाँ से था टूरिस्ट, ये तालाब बहुत बड़े तालाब है, इसको अगर आप ट्रैक डालेंगे, मट्टी डालेंगे, बंड बनाएंगे तो पानी अंदर आएगा कैसा। ये मीटिंग हुई थी जब उस वक्त सीवी आनंद साहब कमिश्नर थे, 25 करोड़ रुपए इसको साइडलाइन रखे, उसके लिए वो रुक गया, हो थोड़ा बहुत फेंसिंग वेंसिंग चालू करे वो भी रुक गया। एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स, ये 84 विलेजेस में जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हुआ, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। स्टडी क्या करना है, इलीगल है उठा के फेंको, तोड़ो, सर क्या स्टडी करते भाई आप एक चोर माल है, चोर माल को लेके जाके उसके ऊपर क्या स्टडी करते, 1000 ये रहे तो क्या करते, उसको माफ कर देते क्या, तोड़ के उठा के बाहर फेंको। उसके बाद में गए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसा काम कर रहा, इसको और सजेशन दे दे। भाई साहब आपका अगर ग्राम पंचायती में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमआरओ, आरडीओ सही काम करे तो ये इतने इतने वेंचर कैसा आते भाई साहब। ये लोग का काम ही वही है। एमआरओ का काम वाल्टा एक्ट के अंदर खुद एमआरओ मंडल लेवल अथॉरिटी है, और ग्राम पंचायती में G.O.111 के अंडर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं उसको, विलेज सेक्रेटरी बोलते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि कोई इलीगल वेंचर नहीं होना, कोई इलीगल बिल्डिंग नहीं उठना बगैर परमिशन के, बाज़ाब्ता G.O.164 में क्लियर लिखा है। फिर इतने बिल्डिंग आए कहां से। ये लोग अपनी ड्यूटी सीधी नहीं करके अब बोल रहे उसके ऊपर एक स्टडी करते। तो इसके ऊपर से मेरे को सरकार, जैसी ये मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग में मुझे सेक्रेटेरिएट को बुलाए, कोर्ट बोला चलो सबका हियरिंग लो, तो मेरे को ये लोग बुलाए, उस वक्त एसपी सिंह साहब चीफ सेक्रेटरी थे, साहब के पास जाके मैं हाजिर हो गया। बोलो ठाकुर साहब क्या प्रॉब्लम है, मेरा साहब ये तालाब तो स्टोरी कुछ और है, अब ये ड्रिंकिंग वाटर का क्यों लगा है इसके अंदर, ये ड्रिंकिंग वाटर का होता ही नहीं, ये ड्रिंकिंग वाटर का सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लड। आप हैदराबाद के जो ओरिजिनल लोगों को है, यहाँ के रेजिडेंट्स को है, खत्म करना चाह रहे क्या, यही वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, you want to kill the residents of Hyderabad। बोले ये क्या बात है, हाँ साहब आप ये तालाब बने बाढ़ से बचाने के लिए, तूफान जो भी साइक्लोन का वाटर आता, जो बाढ़ आता ना, उससे बचाने के लिए तालाब है, बाद में हम है पानी रुका हुआ है उसको हम पानी पीने के लिए यूज कर लेंगे, ये दूसरा है। अब हैदराबाद में कहीं भी कोई भी खेती नहीं करता, हैदराबाद सिटी में नहीं करते, हैदराबाद सिटी का पूरा पत्थरी इलाका है, यहाँ मुरम होता है, यहाँ पे खेती नहीं होती, यहाँ पे बगीचे होते हैं, आप कहीं पर भी देख लिए, बशीर बाग है, नहीं तो और कोई भी है बाग, कई बाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये खेती नहीं होती, यहाँ पे कोई धान पिकाता नहीं, यहाँ पे सूटेबल ही नहीं है। अब ये कैसे सोच रहे हैं कि इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अरे साहब आप अगर सही भी इसको ड्रिंकिंग वाटर बनाना चाहते हैं, अतराफ रिजर्वायर नहीं बनाते, आप सीधा गोदावरी का पानी नहीं तो
सिंगूर का पानी सीधा लाके हिमायत सागर में छोड़ देते, उस्मान सागर में छोड़ देते, अपने आप बने बनाए तालाब है, उसमें फुल हो जाता। आप इसके बजाय बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाते जा रहे, कई को पैसे वेस्ट कर रहे। तो ये बात मेरे को समझ में नहीं, मैं बोला ये है आई एम प्योरली अगेंस्ट, आपका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है प्योरली डिस्प्यूटेड है। मुझे हैदराबाद के जो 10 किलोमीटर को पूरे कैचमेंट एरिया को बचाना है, ना कि ये बेसिक हिस्ट्री है। ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई, ये हुई देखो 2017 फरवरी में। मैं फर्स्ट जीवो के तहत फर्स्ट में हियरिंग मैं अटेंड करा। आज तक, आज 2021 है, आज तक उसका इंक्वायरी क्या हुआ पता नहीं, उसका रिपोर्ट गया। मैं और एनजीटी का ऑर्डर देके गवर्नमेंट सर हमारी कोर्ट तंग आके एक ऑर्डर पास करे, एक ऑर्डर पास करे, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट आके, जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूट करे ना इसके रिपोर्ट, जब तक ये नहीं आए, जब तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाना बोलकर उसमें जजमेंट दी एनजीटी, क्लियर टर्म्स में जजमेंट भी है, उसको कोई चैलेंज नहीं करे, सरकार भी चैलेंज नहीं करी, कोई हाईकोर्ट में भी चैलेंज नहीं करे। हाईकोर्ट भी बोला था ठाकुर राजकुमार सिंह का केस एनजीटी में है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता हम दूसरे कोई केस टच नहीं करते। परसों चीफ जस्टिस मैडम कोहली मैडम ने एक बेहतरीन स्टेप तारीफ के ये कि उन्होंने बहुत क्लियर बोला, आखिर आप लोग एनजीटी सो एंड सो केस में आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कमिटी बटा घटक करते, उसका क्या हुआ रिजल्ट? तो अभी कुछ ने 28 सिटिंग्स हुए, तो 28 सिटिंग्स में क्या करे, चाय बिस्कुट खा के चले गए। 28 सिटिंग्स का क्या है, मेरे को मिनट्स ऑफ द मीटिंग दो और एक कमिटी रिपोर्ट क्या है ये करो। और उन्होंने एलिवेट होके प्रमोशन पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए, अभी तक वो नहीं आया। अभी कल को 13 तारीख को अब ये देखना है सरकार क्या रिपोर्ट उसमें सबमिट करती। ओके ओके, तो अब ये इतना लंबा चला कि 2017 फरवरी में स्टार्ट हुई इंक्वायरी और अभी तक नहीं हुई, तकरीबन 5 साल होने आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वी आर डेलिबरेटली मेकिंग दोज एरियाज एंड दोज लेक्स डिस्ट्रॉय। नहीं, इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन मैं बता सकता हूँ। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो G.O.111 को टच करे, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सरकार उसको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको सरकार को ये बाद में पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होके आया, इसका पर्पस कुछ और है, ये फिर ये सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, इसलिए क्या करते हैं डिले करके छोड़ दिए उसको, क्या करे उसके स्क्रैप करके छोड़ दिए। मगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन से कैरी ऑन हो रहे, बीच बीच में एक दो बार एचएमडीए वाले जाके तोड़फोड़ करे, मगर जो कंस्ट्रक्शंस हुए उसके ऊपर भी हमारे हाई कोर्ट में हम वो पूरा कोर्ट के नोटिस को लेकर आ रहे, ये मैडम ये कंस्ट्रक्शन से इलीगल चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सीरियस हुआ। हम देखते हैं कल को 13 तारीख को ये क्या होता। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, वो लोग हम बोलने के लिए तो प्रॉमिस करने के लिए तो कुछ भी बोल देते ना, जबान को हड्डी नहीं होती, बोल दिया हम G.O.111 निकाल देते, होश में रहते ना हवास में रहे, इसमें रहते, उठा के बोल दिया, कुछ भी बोल दिए। आज देखो वो क्या है, गले में फंदा बन के बढ़ गया। अब उनको छुड़ा सकते ना छोड़ सकते, अगर वो लोग बोले हम नहीं कर सकते तो वो रंगारेड्डी के जिला के जितने भी G.O.111 एरिया के लोग हैं भगा भगा के मारते। अगर बोले करते, हमारे जैसे एक्टिविस्ट, आपके जैसे न्यूज चैनल वाले ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीने के पानी से ज्यादा हमारे हैदराबादी की जान की कीमत है ये। अगर हम कल बाढ़ से पानी में डूब के नहीं मरना है तो हम दोनों को तरफ बचाना है। ओके, ठाकुर साहब हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो नाजरीन, ये थे जनाब ठाकुर साहब, इन्होंने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर किस कदर शहर हैदराबाद के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये समझा जाता है कि ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया गया है, मगर इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इससे ज़्यादा अहम पर्पज़ इसका ये है, प्राइमरी पर्पज़, कि हैदराबाद को फ्लडिंग से और लोगों को मरने से बचाने के लिए बनाया गया है। सेकेंडरी और टर्शरी उसके जो है पीने का पानी या फिर जो है वाटरिंग द प्लांट्स एंड ऑल दैट हो सकता है। बहरहाल G.O.111 एक ऐसी हलक की हड्डी है हुकूमत तेलंगाना के लिए कि ना वो निगलने से बनती है ना उगलने से बनती है। मगर ये जो डिले हो रहा है, इसमें ये डिले में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। अगर वो उसे रोका जाए तो इंसानियत का भी फ़ायदा होगा और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। वरना होगा ये कि बाद में अगर तोड़ेंगे तो वो पैसा लगा दिए तो वो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल इंसानियत को बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, नेचुरल ब्यूटी को, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो इस मामले में कोर्ट्स संगीन जो है
नोट लेंगे और हुकूमत को पाबंद करेंगे कि आप और डिले मत करिए, रिपोर्ट फौरन पेश करिए, वरना आपके जो है अदम मौजूदगी में उसका फैसला लिया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है दोनों लेग्स की हिफाजत हो पाएगी। बहरहाल देखते हैं 13 सितंबर को क्या होता है। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।